Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज का टॉपिक होने वाला है डिबेट ओवर नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि आपको वीडियो लगे कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने नोट्स गिवन है और वहाँ पे लिखा है, बट इसको जब भी हम समझेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नेटिव और नॉन नेटिव इन दोनों इंग्लिश में फ़र्क क्या है, यानी नेटिव इंग्लिश हम किसे कहते हैं और नॉन नेटिव इंग्लिश हम किसे कहते हैं। तो पहले यहाँ लिखा है द डिबेट ओवर नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश एड्रेसेस द कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड सोशल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि जो डिबेट है नेटिव इंग्लिश के बीच में और नॉन नेटिव इंग्लिश के बीच में, वो सबसे पहले क्या चीज़ों को शो करता है कि किस तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका किस जगह कैसा कल्चर है, किस तरीके से उसको बोला जाता है, क्या इश्यूज़ हैं इस लैंग्वेज को लेकर के, और किस तरीके से इस भाषा को का जो मतलब प्रचलन है वो पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला हुआ है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका यूज़ इंडिया में भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होता, हम यहाँ भी इसको पढ़ते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, मतलब इसकी सब्जेक्ट भी है ये और एक लैंग्वेज भी है ये, और अनदर कंट्रीज़ में भी जो है इंग्लिश बोली जाती है। तो किस जगह पे किस तरीके से बोला जाता है। इट एक्सप्लोराइजेस क्वेश्चंस ऑफ ऑनरशिप, स्टैंडर्ड एंड द रोल ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट कॉलोनियल, मल्टीकल्चरल एंड ग्लोबलाइज कॉन्टेस्ट। यानी कि किस तरीके से जो एक क्वेश्चंस काफ़ी सारे उठते हैं कि ऑनरशिप किसके पास है, कौन से देश के पास इंग्लिश की ज़्यादा मान्यता है, कैसे स्टैंडर्ड मतलब किस कंट्री में जो है इसका ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई है, किस तरीके से क्या रोल है इंग्लिश का अलग अलग कंट्री में। तो अब नेटिव की बात करें और नॉन नेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम दोनों के डेफिनेशन को समझते हैं कि नेटिव इंग्लिश क्या है। नेटिव इंग्लिश रेफर्स टू द इंग्लिश स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बाय पीपल फ्रॉम कंट्रीज़। नेटिव इंग्लिश वो इंग्लिश होती है, अगर हम हिंदी में समझें इसको और बोले अगर हम नेटिव इंग्लिश को, तो इसको हम देशज अंग्रेजी बोलते हैं। नेटिव इंग्लिश का मतलब वो इंग्लिश जिस कंट्रीज़ में ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है, उसको हम लोग नेटिव इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती है जिनकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, जैसे कि यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आपके सामने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो ये सब जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया या यूएसए हो गया, यहाँ सब इस सब देशों में जो इंग्लिश है वो एक फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे जो है वो अपनाई गई है, एक्सेप्ट की गई है, इसलिए नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। अब नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ क्या हुई, वो कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकेंड लैंग्वेज है। जैसे कि हमारा इंडिया है, जो यहाँ पे क्या है, हमारी प्राथमिकता हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, बट इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, बट फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, है ना। तो जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है वो नेटिव इंग्लिश कंट्री होती है, और जहाँ पे वो फर्स्ट लैंग्वेज ना होकर के सेकेंड लैंग्वेज हुई उसको हम लोग नॉन नेटिव इंग्लिश बोलते हैं। सो रेफर्स टू द इंग्लिश स्पोकन बाय इंडिविजुअल इन कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है भारत यानी इंडिया, और नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका, और उसके अलावा ये फॉरेन लैंग्वेज भी हम इंग्लिश को बोलते हैं। वो कौन सी कंट्री में बोलते हैं, जिसको हम विदेशी भाषा, जापान में जो है वो इंग्लिश जो है विदेशी भाषा के रूप में यूज़ की जाती है, जापान में और चाइना में और ब्राज़ील में। तो यहाँ पे ये फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो जहाँ पे इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है वो नेटिव इंग्लिश कंट्री है, और जहाँ पे इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है वो नॉन नेटिव इंग्लिश है, और जहाँ पे इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है वो हमारा जापान, चाइना और ब्राज़ील है। ठीक है, तो यहाँ सब पे हमको पता चल गया कि कौन सी कंट्रीज़ जो है नेटिव इंग्लिश में आती है और कौन सी कंट्रीज़ जो है नॉन नेटिव इंग्लिश में आती है। अब बात करें हम की इश्यूज़ इन द डिबेट, यानी कि जब भी हमारा एक डिबेट यानी कि वाद विवाद होता है उसके कुछ मुख्य मुद्दे होते हैं। तो अब नेटिव और नॉन नेटिव में अगर हम डिबेट करें तो क्या वो मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। सबसे पहले ऑनरशिप ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का ऑनर कौन है, एक तरीके का इंग्लिश का स्वामी कौन है, मतलब कौन से हम नॉन नेटिव को बोले या नेटिव को बोले, कौन सी कंट्रीज़ जो है उसका इंग्लिश पे ज़्यादा हक है। सो इंग्लिश इज़ नो लॉन्गर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ नेटिव स्पीकर। अब देखो
जैसे कि अगर हम एक अंदाज़ लगाएं तो जहाँ पे इंग्लिश प्रथम भाषा है, यानी कि जहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, ऐसे तो हक उसका होना चाहिए इंग्लिश पे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि नेटिव स्पीकर यानी कि जो कंट्रीज़ का पहला लैंग्वेज इंग्लिश है वो कंट्री का ही इंग्लिश हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पूरे ग्लोब में फैल चुकी है, हर जगह इंग्लिश का जो है वो यूज़ अब हो रहा है। कहीं पे अपने अपने तरीके हैं बोलने के, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश पे ऑनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेटिव कंट्रीज़ का है, कि अमेरिका, कनाडा, इन सब का नहीं। अब आगे अगर हम पढ़ें तो ब्रज कचरूज 3 सर्कल्स मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल बताया गया है ब्रज कचरूज का। तो सबसे पहला इनका है इनर सर्कल, सेकंड है आउटर सर्कल, यानी कि 3 सर्कल में जो है इनका एक मॉडल डिवाइड है। सबसे पहले है इनर सर्कल। इनर सर्कल में वो वाले कंट्रीज़ आते हैं जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश है, नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज़, जैसे कि यूके और यूएसए। अब आउटर सर्कल इनका है जिसमें पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ आती है, जैसे कि जिसमें इंडिया आ सकता है, क्योंकि इंडिया का इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। और हमारा क्या आ सकता है, भारत आ सकता है। और जो पहले वाला कंट्री था उसमें हमारा यूके और यूएस आया था, और दूसरे वाले कंट्री में भारत और नाइजीरिया आ सकता है। अब अगला है, अगर सर्कल को एक्सपेंड किया जाए तो वो कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि चाइना और जापान। अब अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, यानी कि कुछ तर्क अगर हम इस बारे में दें, तो नॉन नेटिव स्पीकर हैव अडेप्टेड इंग्लिश टू देयर कल्चर क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज़। दैट इज़ एग्जाम्पल इंडियन इंग्लिश और सिंगापुरियन इंग्लिश। यानी कि नॉन नेटिव स्पीकर, यानी कि जो कंट्री, जिन कंट्री में इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, उन कंट्रीज़ ने इंग्लिश को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ढालने की फुल कोशिश की है। यानी कि हर जगह से इंग्लिश को जो है वो अपने कल्चर में, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि एक्सेंट हो या किसी कुछ भी चीज़ हो जहाँ पे इंडियन टच आ जाता है, जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, एक बाहर विदेश का इंसान, यूनाइटेड स्टेट का या मतलब अमेरिका का या कहीं अनदर कंट्री का अगर पर्सन इंग्लिश बोलता है ना, तो वो अपने एक एक्सेंट से बोलता है। लेकिन जब कोई इंडियन बोलता है ना तो वो एक इंडियन टच उस एक्सेंट में आ जाता है। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट में क्या है कि इंग्लिश जो बोला जाता है नॉन नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं उनके कंट्री का टच हो जाता है। जैसे कि इंडिया में इंडियन इंग्लिश और सिंगापुर में सिंगापुरियन इंग्लिश। ठीक है। सो अब आगे अगर हम देखें, हमारे पास अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्सेस लोकल वैरायटीज़। ठीक है। अब स्टैंडर्ड इंग्लिश और लोकल वैरायटीज़ के बीच में हमारा अंतर करना है हमको स्पष्ट। सो नेटिव इंग्लिश is often perceived as the standard, overlooking the validity of regional adaptation. Example, words like prepon Indian English are functionally effective yet not accepted in formal context. अब यहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड इंग्लिश, मतलब एक तरीके से बोला गया है ना कि जैसे कि नेटिव इंग्लिश है, यानी कि जिस कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया नेटिव इंग्लिश उसी को कहते हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो प्राथमिकता लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है। तो माना जाता है कि इंग्लिश जो है वो ज़्यादातर सही जो है वो नेटिव इंग्लिश लोग बोलते हैं, यानी कि यूके के लोग, यूनाइटेड स्टेट के लोग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ज़्यादातर उनकी इंग्लिश को ज़्यादातर सही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भारतीय अंग्रेज़ी अगर बोला जाए या इंडियन एक्सेंट में ही बोला जाए या इंडियन इंग्लिश जो बोला जाए, वो भी उतना ही उपयोगी होता है और उतना ही करेक्ट होता है। बट जहाँ तक देखा क्या जाता है कि जो बाहर के देश के लोग बोल रहे हैं इंग्लिश, उसको ज़्यादातर जो है वो इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उसको वैलिडिटी दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है कि जैसे इंडियन के भी काफ़ी वर्ड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडियन इंग्लिश में है, लेकिन उसको इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होती है कि नहीं, उनकी लैंग्वेज में इंग्लिश पहले बोली जाती है तो उनका ही सब कुछ सही है। जबकि इंडिया में भी उतना ही लैंग्वेज सही है, अगर इंग्लिश बोला जा रहा है तो गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन उसको जो एक्सेप्ट करने में एक हिचकिचाहट सी रहती है। इसीलिए स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है वो नेटिव इंग्लिश को माना जाता है, और लोकल वैराइटीज़ जो हमारी मतलब यहाँ की स्थानीय अंग्रेज़ी होती है उसको उतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता, जबकि दोनों ही बराबर के उपयोगी हैं। अब अगला हमारे पास दिया गया है कल्चरल इम्पेरियलिज्म, मतलब कि कल्चर को डोमिनेंस करना, यानी कि दबाना, यानी कि सांस्कृतिक चीज़ों को दबाना, यानी कि वेस्टर्न नॉर्म्स ऑफ इंग्लिश परपिट्यूट कल्चरल डोमिनेंस। आगे भी पढ़ लेते हैं फिर इकट्ठे समझेंगे।
एंड इसका सेकंड पॉइंट है नॉन नेटिव स्पीकर्स एडवोकेट फॉर लोकलाइज्ड अप्रोचेस टू टीचिंग एंड यूजेस दैट ऑनर देयर कल्चरल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से यहाँ वेस्टर्न नॉर्म्स ऑफ इंग्लिश, कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पश्चिमी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं दूसरी संस्कृतियों को जो है वो दबा देती है, यानी कि जो भी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ होते हैं कहीं ना कहीं उनके सामने जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की जो इंग्लिश है, जैसे कि इंडिया की इंग्लिश है या सिंगापुर इंग्लिश की ही बात की गई, सिंगापुरियन इंग्लिश की बात की गई, उन सब इंग्लिश को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देती है, दबा देती है। और नॉन नेटिव स्पीकर यानी कि जिनका लैंग्वेज इंग्लिश सेकेंडरी है वो एडवोकेट फॉर लोकलाइज्ड अप्रोचेस टू टीचिंग एंड यूजेस दैट ऑनर देयर कल्चर आइडेंटिटी। सो जो गैर देशज वाले स्पीकर्स हैं वो अंग्रेज़ी को कहीं ना कहीं उतनी संस्कृति में और उतनी परंपराओं में ऐड नहीं कर पाते हैं, उनको और ऐड करना चाहिए, उनको और दर्शाना चाहिए इंग्लिश को लेकर के चीज़ें। अब अगला पॉइंट है हमारा इंटेलिजिबिलिटी वर्सेस ऑथेंटिसिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है नॉन नेटिव इंग्लिश फीचर्स यूनिक एक्सेंट इडियम्स एंड सिंटैक्स दैट मे चैलेंज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकंड पॉइंट इज encouraging mutual accommodation over rigid conformity to native norms fosters inclusivity। अब सबसे पहले पॉइंट है हमारा, तो उसमें मतलब जो डिफरेंस है वो किसके बीच में है, समझदारी के बीच में, और ऑथेंटिसिटी मतलब मौलिकता, जो हमारा मौलिक अधिकार है उस तरीके उसके बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो नॉन नेटिव इंग्लिश है यानी कि जो गैर देशज अंग्रेजी का जो उच्चारण है यानी कि जो एक्सेंट है, जो ग्रामेटिकल उनके जो भी मतलब ग्रामर व्याकरण है या कुछ भी वो यूज़ कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन यह फिर भी वैध है। यानी कि जो नॉन नेटिव यानी कि जो हमारा इंग्लिश है, जैसे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम लोगों का इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है एक्सेंट बहुत अलग होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा, वो भी वैध होगा, वो भी सही होगा। उस दूसरे कंट्री से, यूके से, यूएसए से हमारा अलग हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता। एक्सेंट चेंज हो सकता है, ग्रामर व्याकरण चेंज हो सकता है, लेकिन हमारी इंग्लिश भी जो है वो प्रॉपर सही होती है। और अगला हमारा पॉइंट बोला है सख्त देशज मानकों को थोपने के बजाय आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि क्या बोला गया है कि जब भी हम मतलब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो उन लोगों की कॉपी करने की बजाय कि हम जैसा वो बोल रहे हैं, अमेरिकन लोग बोल रहे हैं या जैसा भी ऑस्ट्रेलियन लोग बोल रहे हैं, हम वैसा कॉपी करें। उससे बढ़िया ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों आपसी सहमति से अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें और अपने अपने अंग्रेज़ी को उतना ही महत्व दे, उतना ही मौलिक अधिकार दे, उतनी ही अधिकार दे जितना वो अपने इंग्लिश को देते हैं और हम अपने इंग्लिश को उतना ही दें। कॉपी करने की बजाय, एक दूसरे की संस्कृति को थोपने की बजाय हम लोग अपने अपने एक्सेंट को, अपने अपने इडियम्स को, अपने अपने सिंटेक्स को हम जो है वो इम्पॉर्टेंस दें। अगला हमारा थर्ड पॉइंट है चैलेंजेस फेस्ड बाय नॉन नेटिव स्पीकर। अब हम लोगों को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले हमारा है एक्सेंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उच्चारण का जो है एक भेदभाव हो जाता है। यानी कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं और जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है वो एक्सेंट होता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफन फेस बाइस फॉर नॉट साउंडिंग लाइक नेटिव स्पीकर, यानी जितना भी वो कोशिश कर ले उतना वो उसके जैसे सेम नहीं कर सकते जैसे वो लोग अपने एक्सेंट को यूज़ करते हैं। अब अगला हमारा क्या समस्याएं हो सकती है? कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व की कमी। जैसे कि विदेशी जो अंग्रेजी है, जो शिक्षा और साहित्य के समान हमको उतनी मान्यता नहीं मिलती है जितनी उन लोगों को मिलती है। यानी कि हम लोग चाहे जितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल ले, लेकिन अगर अनदर कंट्री से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से कोई अगर अंग्रेज़ हमारे सामने इंग्लिश बोलेगा तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करने लग जाएंगे, क्योंकि हम उनकी इंपॉर्टेंस, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, उनकी इंग्लिश को ज़्यादा सही समझने लग जाएंगे। ठीक है। और तीसरा हमको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? लैंग्वेज एंजाइटी, यानी कि भाषाई झिझक। हम लोगों को एक झिझक होती है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। कभी भी हम लोग
इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ग्रामेटिकल मिस्टेक का डर रहता है, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ तो नहीं गलत बोल रहे हैं, तो उस चीज़ का फियर हमको, हेजिटेशन जो है कम्युनिकेशन में हमेशा रहता है। अगला है 4th पॉइंट, आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग नॉन नेटिव इंग्लिश, यानी कि गैर देशज अंग्रेजी के समर्थन में तर्क, यानी कि नॉन नेटिव इंग्लिश को अब हमको सपोर्ट करना है, उसके लिए कुछ तर्क। नॉन नेटिव मतलब हमारी इंग्लिश जो हम लोग इंडिया में बोलते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, नॉन नेटिव स्पीकर्स आउट नंबर नेटिव स्पीकर्स मेकिंग देयर वर्जन ऑफ इंग्लिश मोर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ यूजेस। तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि वैश्विक प्रभाव, किस तरीके से ग्लोबल में जो है प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ बोला गया कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, यानी कि जो कंट्रीज़ में इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, यानी कि हम लोग की संख्या जो है उन स्पीकर्स से जहाँ पे इंग्लिश प्राथमिकता लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, उनकी संख्या से हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारी वाली इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बोली जाती है, हमारी वाली इंग्लिश का जो है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला है कल्चरल इनरिचमेंट, यानी कि सांस्कृतिक विविधता। नॉन नेटिव इंग्लिश ब्रिंग डाइवर्सिटी एडिंग न्यू इडियम्स वर्ड्स एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस, यानी कि जो हमारा जो अंग्रेज़ी है, हम जैसे लोग जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो अंग्रेज़ी में नए शब्द होते हैं, कहावत हम जो है यूज़ करते हैं, और सांस्कृतिक काफ़ी सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। थर्ड है क्योंकि ये बताया गया है कि क्यों हमारा जो इंग्लिश है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्यों उसका सपोर्ट में हमको कुछ देना है। अगला हमारा थर्ड पॉइंट है फंक्शनल पर्सपेक्टिव, इंग्लिश प्राइमरी पर्पस इज़ कम्युनिकेशन नॉट अडेरेंस टू नेटिव स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे थर्ड बोला गया है कि अंग्रेज़ी का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ बात करना होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए काफ़ी रूल्स रेगुलेशन का पालन करना चाहिए जैसे कि अनदर कंट्रीज़ करते हैं। अगर हम इतना पालन नहीं कर रहे हैं तो हमको कम्युनिकेशन के स्तर पे हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ना कि हमको उसको कोई स्टैंडर्ड वाइज जो है वो अरेंज करना है। अब हमारा फिफ्थ है कि नेटिव इंग्लिश एज अ स्टैंडर्ड, यानी कि जो अनदर कंट्रीज़ इंग्लिश बोलती है, यानी यूएसए इंग्लिश बोलती है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश बोलती है, नेटिव इंग्लिश बोलती है, तो वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। क्यों ऊपर है, उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हमको बताना है। तो फर्स्ट, क्या जो हमारा देशज अंग्रेज़ी है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो उसको हमको बताना है कि पहला फ़ायदा कि अगर वो स्टैंडर्ड है तो प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग एंड कम्युनिकेशन, तो अच्छी बात है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से हमारा इंग्लिश जो है वो ऊपर उठेगा, उसको एक अच्छे तरीके से बोला जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा उसका स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। और इंश्योर म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, और जो ग्लोबली स्तर पे जो उसकी इंटेलिजेंसी है वो बढ़ेगी अगर उसको बहुत स्टैंडर्ड करेंगे, तो दिन प्रतिदिन उसमें अच्छा स्टैंडर्डाइज़म बढ़ता जाएगा, स्टैंडर्डाइज होता जाएगा। अब उसका नुकसान क्या है इसको स्टैंडर्ड बनाने में? नुकसान ये है कि इग्नोर्स द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीकर्स एंड प्रमोट लिंग्विस्टिक एक डोमिनेंस होता जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा इसको स्टैंडर्ड कर देंगे तो जो देश नॉन नेटिव है, जिनकी इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, वो लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होंगी उस लैंग्वेज को बोलने में, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को इग्नोर करने लग जाएंगे अगर हम लोग इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड करने लग जाएंगे तो। और भाषाई में काफ़ी दिक्कतें होंगी, बढ़ावा नहीं मिल पाएगा उसको, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेंस यानी कि नीचे होने लग जाएगा अगर हम उसको ज़्यादा स्टैंडर्ड करेंगे तो। अब अगला हमारे पास एग्जाम्पल है कि नेटिव इंग्लिश और नॉन नेटिव इंग्लिश किस तरीके से होती है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो यहाँ पे जो नेटिव इंग्लिश होती है, जो नेटिव इंग्लिश वाले कंट्री होते हैं, ब्रिटिश, आरपी और जनरल अमेरिकन, और उनका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके का होता है, ब्रिटिश आरपी और जनरल अमेरिकन। और जो नॉन नेटिव होता है उनका कोई कहीं ना कहीं लोकल टच आ जाता है, लोकलाइज्ड एक्सेंट आ जाता है, तो इनका बोलना और इनका बोलना के जो एक्सेंट है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। अब वोकैबलरी की बात करें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेटिव इंग्लिश में कुछ और बोली जाती है और नॉन नेटिव इंग्लिश में वो कुछ और, मतलब लेकिन सेम होता है। जैसे एलिवेटर और हम लोग लिफ्ट बोलते हैं, तो दूसरे देश में लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं, जहाँ पे नेटिव इंग्लिश और नॉन नेटिव इंग्लिश में लिफ्ट को लिफ्ट कहते हैं। अब जो नेटिव इंग्लिश है उसमें फ्लैट कहते हैं और हम लोग अपार्टमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी फ्लैट नहीं कह सकते, हम लोग भी फ्लैट कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, बट ये वोकैबलरी का अंतर है कि कौन सा ब्रिटिश आरपी और जनरल अमेरिकन में आता है और हम लोग का जो लोकलाइज्ड एक्सेंट है उसमें।
अब अगला है कि अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स में मतलब कि आई विल सी यू टुमारो एंड आई एम सीइंग यू टुमारो, मतलब काफ़ी दोनों चीज़ों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बट सही दोनों हैं, गलत दोनों में से ऐसा नहीं है कि एक को सही करने के लिए हम दूसरे को गलत बोल दें और दूसरे को सही करने के लिए पहले को गलत बोल दें, तो दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं। अब हमारा जो 7th पॉइंट यानी कि कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं। द डिबेट ओवर नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश हाईलाइट्स ब्रॉडर इशू ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, पावर एंड कल्चर रिप्रेजेंटेशन। एज इंग्लिश कंटिन्यूज टू इवॉल्व इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इट्स मैनी फॉर्म्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो अंग्रेजी है वो अब केवल ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों की ये प्राथमिक लैंग्वेज है, यानी कि सिर्फ नेटिव लोगों की भाषा नहीं है ये भाषा जो है धीरे धीरे पूरे अब विश्व की, पूरे ग्लोबल की भाषा बन चुकी है, जिसमें कई रूप से हर तरह के लोग हैं, जिसमें नॉन नेटिव लोग भी उतने ही इक्वल राइट डिज़र्व करते हैं जितना कि नेटिव लोग लेते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी जो है अब केवल किसी एक लैंग्वेज के लोगों के लिए नहीं है, ये अब नेटिव इंग्लिश और नॉन नेटिव इंग्लिश दोनों कंट्रीज़ के लिए हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं आत्मविश्वास लोगों का बढ़ाता है, जिससे अंग्रेज़ी का उपयोग जो है वो लोग और हद तक कर रहे हैं और करना ज़रूरी भी है, उसको प्रमोट करना भी चाहिए। हमें गैर देशज रूपों का सम्मान और स्वीकार करना चाहिए ताकि हर कोई जो है वो आत्मविश्वास से जो है वो अंग्रेज़ी का उपयोग कर सके। यानी कि हमको नॉन नेटिव इंग्लिश का भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि नेटिव इंग्लिश सही है और नॉन नेटिव इंग्लिश गलत है। अगर हम नॉन नेटिव इंग्लिश को बढ़ावा देंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंग्लिश बोलेंगे और आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलेंगे। अब एक की कोट है जिसके बाद हम ख़त्म करते हैं। अब की कोट है, इंग्लिश इज़ नो लॉन्गर द सोल पोजेशन ऑफ द इंग्लिश पीपल, इट इज़ एन इंटरनेशनल commodity sometimes used by speaker who have never been near England। बोला है कि अंग्रेज़ी अब केवल अंग्रेज़ों की संपत्ति नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बन चुकी है। ये जो है बोला गया है कि जो इंग्लिश जो है मतलब जिस तरीके से पहले इंग्लिश को अंग्रेज़ों द्वारा ऐसा हथियाया गया था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं, ये अब धीरे धीरे ग्लोबली लैंग्वेज बन चुकी है, इंटरनेशनल है, हर जगह हर लोग बोल सकते हैं इसको। और ये जो है कोट जो है मुख्य रूप से जो है वो डेविड क्रिस्टल के द्वारा कहा गया था। सो इसी के साथ ये जो मतलब टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप आपको जो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें। अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी है तो भी कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। जो भी इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं वो चीज़ अगर आप कमेंट में बताएंगे तो नेक्स्ट टाइम से उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।